फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉम्पटन्स इफेक्ट। इसके अलावा इसको कहा जाता है कॉम्पटन्स स्कैटरिंग। हम जानते हैं कि जो रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है वो डिपेंड करता है उस रेडिएशन की एनर्जी के ऊपर। तो अगर हमारे फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेसर हो, मींस एनर्जी इंटरमीडिएट हो, लो एनर्जी फोटोन और हाई एनर्जी फोटोन के, तब हमारे पास जो फिनोमिना होता है वो कॉम्पटन्स इफेक्ट होता है। और ये कौन सी रेडिएशंस होती हैं? मिनिमम कॉम्पटन्स इफेक्ट के लिए हमें एक्सरे फोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम, लेकिन अगर एक्सरे के अलावा हमारे पास गैमा रेज भी होंगी तो कॉम्पटन्स इफेक्ट तब भी होगा। लेकिन अगर हमारी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लेसर हो जाए या 0.5 के इक्वल हो, या हम कहें कि वो लो एनर्जी फोटॉन्स हों जैसे अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, तो याद रखिएगा कॉम्पटन्स इफेक्ट उनके लिए नहीं होता। कॉम्पटन्स इफेक्ट के लिए मिनिमम हमें जो रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी एक्सरे फोटोन। कॉम्पटन इफेक्ट है क्या? कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर एक्सरे फोटॉन्स की वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, किसी स्टेटमेंट में लिखा हो कि क्या होता है, तो उसको डिफाइन यूं करेंगे, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज। अब ये भी कह सकते हो अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज कब? when scatter from a loosely bound electron of a target। और मोस्टली ये जो टारगेट यूज किया जाता है कॉम्पटन्स इफेक्ट के अंदर वो ग्रेफाइट यूज किया जाता है। तो कोई भी टारगेट हो जहां पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो और हमारे पास वहां से एक्सरेज अगर टकराने के बाद स्कैटर करें और स्कैटर्ड वेवलेंथ पहले से बढ़ जाए तो इसे कहा जाता है कॉम्पटन्स इफेक्ट। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई जिनकी जो इंस्टेंट वेवलेंथ है वो कितनी है, दैट इज लैम्डा आई। हमने इनको थ्रो किया एक टारगेट के ऊपर। टारगेट कौन सा है? वो ग्रेफाइट है और हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड है। अब होगा क्या, एक्सरेज अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो कुछ एनर्जी तो वहां पर यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर मूव कर जाएगा। अब अगर एनर्जी टारगेट में ट्रांसफर हुई तो कुछ एनर्जी ने तो कम भी तो होना है। अगर एनर्जी ने कम होना है तो जब वहां से एक्सरेज हमारे पास स्कैटर्ड करेंगे तो उनकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी, और एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो ये जो फिनोमिना है जहां पर स्कैटरिंग के बाद एक्सरे की वेवलेंथ पहले से बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट। और जिस एंगल के ऊपर हमारे पास एक्सरेज स्कैटर करेंगी हम इसको स्कैटरिंग एंगल का नाम देते हैं, इसको कॉम्पटन्स एंगल का नाम भी देते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद थीटा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो एक्सरेज हमने स्कैटर थ्रो की एक टारगेट के ऊपर, उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक एंगल पे मूव कर गया। अब एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो जो एनर्जी होगी एक्सरे की वो पहले से कम हो जाएगी। तो एनर्जी अगर कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, तो जो एक्सरेज वहाँ से स्कैटर्ड करेंगी उनकी वेवलेंथ पहले से इंक्रीज कर जाएगी। हम कहेंगे ये वेवलेंथ का इंक्रीज क्या है? ये कॉम्पटन्स इफेक्ट है। अगर हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी अगर एफ आई है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो स्कैटर करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो पहले से कम हो जाएगी। सिमिलरली एनर्जी है, अगर एनर्जी हमारे पास जो पहले है दैट इज ई आई, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रही है तो स्कैटर करने के बाद हमारी जो एनर्जी होगी वो भी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन रेफरेंस हम ज़्यादातर जो लेते हैं वो वेवलेंथ लेते हैं। तो वेवलेंथ के बारे में क्या कहेंगे कि वेवलेंथ स्कैटर करने के बाद क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है और इसी तरह एनर्जी की वैल्यू भी कम हो रही है। अब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आता है कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो इंस्टेंट वेवलेंथ से ग्रेटर है। अब कितना ग्रेटर है इसकी बात करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास डेल्टा लैम्डा जो ओवरऑल चेंज को शो करेगा, जो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई के इक्वल आएगा। इस डेल्टा लैम्डा को कॉम्पटन्स शिफ्ट का नाम दिया जाता है। व्हाट इज कॉम्पटन्स शिफ्ट? कॉम्पटन्स शिफ्ट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्कैटर्ड एंड इंस्टेंट वेवलेंथ।
और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आप इस फार्मूला में देखो तो इस फार्मूला के अंदर h ओवर एम नॉट सी हमारे पास ये फैक्टर क्या है? ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट फैक्टर को नाम दिया जाता है कॉम्पटन्स वेवलेंथ का। h ओवर एम नॉट सी जो कांस्टेंट है, जहां पर h हमारे पास क्या है? h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसके अलावा m नॉट हमारे पास क्या है? दैट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो हमारे पास फैक्टर यहां पर है वो c है, और c इज स्पीड ऑफ लाइट। ये तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट हैं एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए कि कॉम्पटन्स जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या है? दैट इज 2.43 10⁻⁻12 मीटर। तो मीन्स जो फिर कॉम्पटन्स शिफ्ट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। अगर बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो थीटा के चेंज होने से जो कॉम्पटन्स शिफ्ट होगा, जो कॉम्पटन्स वेवलेंथ होगी, वो क्या हो रही होगी? वो चेंज हो रही होगी। तो डिफरेंट एंगल्स पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पे मिनिमम होगा और किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एंगल है इस केस में वो एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। अगर एंगल 0 होगा तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, इसका मतलब ये होगा कि कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू 0 है। कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू 0 का मतलब स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंस्टेंट वेवलेंथ सेम। यहाँ कॉम्पटन शिफ्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो कॉम्पटन्स इफेक्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। अब हम एंगल को इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से हम एंगल कर देते हैं कि 90 डिग्री है, कि एक्स रे फोटॉन्स आए और 90 डिग्री पे स्कैटर कर गए, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इस केस में हमारा जो कॉम्पटन्स शिफ्ट होगा वो इक्वल आ जाएगा कॉम्पटन्स वेवलेंथ के, h ओवर एम नॉट सी के। अगर हम एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं, अगर हम एंगल कहें कि 180 है, तो cos 180 नेगेटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 + 1 2। हम कहेंगे कि इस केस के अंदर हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो डबल हो जाएगा किससे? कॉम्पटन्स वेवलेंथ के। तो मीन्स ये वो पॉइंट है जहां पर कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम है। तो जब भी अगर पूछा जाए कि थ्योरेटिकली कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पर होगी, हम कहेंगे 180 पर, क्योंकि 180 पर इसकी वैल्यू कॉम्पटन्स वेवलेंथ के मुकाबले में डबल हो जाती है। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि हम इसको किसी डिटेक्टर से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस एंगल पे आपने थ्रो किया उसके रिवर्स वो एक्स-रे फोटॉन वापस आ जाएंगे। तो डिटेक्टर तो सामने लगा हुआ है, उसको डिटेक्ट तो नहीं कर सकता, तो ये वापस एक्सरे ट्यूब की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर हमें इसके अलावा पूछा जाए कि एंगल हमारे पास कौन सा होगा जिसके ऊपर कॉम्पटन्स शिफ्ट कॉम्पटन्स वेवलेंथ के हाफ हो जाता है, तो वो कौन सा एंगल होगा? अगर हम यहाँ पर एंगल पुट करें 60, तो cos 60 1/2 होगा, तो 1 - 1/2 हाफ। तो मीन्स एंगल अगर 60 डिग्री हो तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू कॉम्पटन्स वेवलेंथ के क्या हो जाती है? वो हाफ हो जाती है, h ओवर एम नॉट सी के हाफ। तो कोई भी एंगल हो, हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अगर cos थीटा की वैल्यूज याद हैं, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया? 2.43 10⁻⁻12 मीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसका डबल, तो यहाँ के पास आ जाएगा 4.86 10⁻⁻12 मीटर। और इस केस में क्या आएगा? इसके हाफ, तो 2.43 को हाफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 10⁻12 मीटर। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। फर्दर इसके मैथमेटिकल रिजल्ट को देखें कि क्या आएगा, तो हम इस रिजल्ट को देख सकते हैं कि जो डेल्टा लैम्डा है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई से। तो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। लैम्डा आई की साइड चेंज करें। अगर आपको किसी एमसीक्यू में स्कैटर्ड वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो इंस्टेंट वेवलेंथ गिवन होगी, उसमें ऐड कर दोगे आप कॉम्पटन शिफ्ट को, h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्कैटर्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि स्कैटर्ड वेवलेंथ फाइंड नहीं करनी, हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है या फिर उनकी एनर्जी क्या है, फिर वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फिर हमें अपनी वेवलेंथ को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वो कैसे करेंगे? c इक्वल है एफ लैम्डा के, तो यहाँ से लैम्डा हम रिप्लेस कर देंगे किससे? c/f से। जब c/f से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आएगा c ओवर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आएगा c ओवर इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्लस h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा।
अब यहाँ पर अगर हम c को नहीं चाहते कि c हमारे पास न्यूमरेटर में हो, हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर देंगे। जब इस पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से c ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से c ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ये c से डिवाइड होगा तो यहाँ c स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूलाज हमारे बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम चाहते हैं कि हमें फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आप E = HF को यूज़ कर लें। तो F को रिप्लेस किसे करेंगे, आप F को रिप्लेस कर देंगे E डिवाइड बाय H से। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मेरे पास अगर ये रिप्लेस होता है तो E न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा, H न्यूमरेटर में। सिमिलरली यहाँ पर E आएगा डिनोमिनेटर में तो H आएगा न्यूमरेटर में, प्लस H ओवर m0 c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब इस H को कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो, H से डिवाइड कर दो। जब पूरी इक्वेशन को H से डिवाइड करोगे तो यहाँ सबसे H ख़त्म हो जाएगा और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ES इज इक्वल टू 1 ओवर EI प्लस 1 ओवर m0 c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ हमें जो कॉम्पटन्स इफेक्ट में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि कॉम्पटन्स इफेक्ट में हमारे पास कौन कौन सा लॉ कंजर्व रहता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास कॉम्पटन्स इफेक्ट के अंदर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है, जो हमारे पास स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, हमारे पास स्कैटर्ड एनर्जी भी कम हो रही है, और ऑब्वियसली एनर्जी कम होगी तो स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम भी कम हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल हमारे पास इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र ज़रूर हो रही है लेकिन वो कंजर्व रह रही है, मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़रूर हो रहा है लेकिन ओवरऑल क्या रह रहा है, कंजर्व। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर ओबे होगा और इसके अलावा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी ओबे हो रहा होगा। कॉम्पटन्स इफेक्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पेयर प्रोडक्शन। अभी तक हम दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन से रिलेटेड। एक हमने पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लो एनर्जी रेडिएशन से रिलेटेड होता है, और एक हमने पढ़ा कॉम्पटन्स इफेक्ट जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड होता है। पे प्रोडक्शन हाई एनर्जी रेडिएशन यानी गैमा रे फोटॉन्स के लिए होता है, और हम इस पे प्रोडक्शन को एक और नाम देते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का। मीन्स एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर हमारे पास मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही होती है, मैटर में कन्वर्ट हो रही होती है। अब पे प्रोडक्शन है क्या? पे प्रोडक्शन के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर गैमा रे फोटॉन्स को प्रोजेक्ट किया जाए किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, तो हैवी न्यूक्लियस क्या करेगा, हैवी न्यूक्लियस उनको रोकेगा। अब उनको जब रोकेगा तो रिटार्डेशन की वजह से जो गैमा रेज होंगी वो अपनी एग्जिस्टेंस को चेंज करेंगी, और हैवी न्यूक्लियस के स्टॉप करने की वजह से वो गैमा रेज कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पर गैमा रे फोटॉन से एक पार्टिकल प्रोड्यूस हो और एक एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। और फिर ये जो प्रोसेस होता है ये इन द फॉर्म प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब जिस जगह ये हो रहा होगा पेयर प्रोडक्शन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जहाँ पर जैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मूव हों वो एक्सेलेरेट करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि दोबारा से वो एनिलेट करके एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो डिफाइन अगर करें हम कि व्हाट इज पे प्रोडक्शन, तो हम कहेंगे कि पे प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की जगह हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे पास एंटी पार्टिकल है वो कौन है, दैट इज पॉजिट्रॉन। और साथ कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम अ हाई एनर्जी फोटॉन, और वो हाई एनर्जी फोटॉन कौन है, बेसिकली दे आर गैमा रे फोटॉन्स। और किसकी प्रेजेंस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। हमारी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या वैक्यूम के अंदर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन हो सकती है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमें हैवी न्यूक्लियस रिक्वायर्ड है किस पर्पस के लिए,
रोकने के लिए गैमा रेस को, जो गैमा रेस को हम रोकेंगे, रिटार्डेशन उसके अंदर होगी, तभी हमारे पास वो गैमा रेस कन्वर्ट किस में होंगे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के अंदर। अब क्वेश्चन ये यहां पर अराइज होता है कि हम गैमा रेस को ही क्यों यूज करते हैं और गैमा रेस की कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो उसका आंसर ये होता है कि गैमा रेस की जो कम से कम एनर्जी हमारे पास यहां पर होनी चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ये मिनिमम एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी होती है, जिसको हम ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं, वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और सिमिलरली जो पॉजिट्रॉन है उसकी भी जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो ये जो 0.51 और ये 0.51 जब ऐड होंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, 1.02। तो मीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम कंडीशन है। और जब हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में ये बात की थी तो वहां भी की थी कि हमारे पास एनर्जी 1.02 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो तो तब पेयर प्रोडक्शन होती है, अदरवाइज पेयर प्रोडक्शन नहीं होती। अब इस चीज को हम अगर कहते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी एग्जैक्टली कितनी है फोटोन की, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस तो हो जाएंगे लेकिन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको यूं लिखूंगा कि HF जो हमारी एनर्जी इंस्टेंट है इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, जिसको हम सिंपली यहां पर कह देते हैं कि इसके इक्वल है 2 टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर के। लेकिन अगर हम ये यहां पर कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि हमारी एनर्जी जो HF फोटोन की एनर्जी है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है, कि लेट से मैं कह देता हूं 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अब क्या होगा, अब वहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस भी होंगे और उसके अलावा उनके पास एक्सेलेरेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मीन्स वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नॉन जीरो। तो अब हमारे पास जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाएगी वो कुछ यूं लिखी जाएगी कि HF इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, पॉजिट्रॉन की। तो अब इक्वेशन में चेंज क्या आया, अब चेंज ये आया है कि वहां पर 2 एम नॉट सी स्क्वायर अकेला था जब एनर्जी एग्जैक्टली 1.02 थी। अब इसके अलावा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन भी है। तो ये इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट इस टॉपिक में ये पूछा जाता है कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से लॉ कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज, ये तीनों हमारे पास यहाँ पर फॉलो हो रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी जितनी हम फोटोन की देंगे उतनी वो रेस्ट मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मोमेंटम, अगर हम फोटोन के और न्यूक्लियस के मोमेंटम की बात करते हैं इनिशियल, उतना ही मोमेंटम हमारा फाइनल होगा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का। और उसके अलावा चार्ज भी कंजर्व है कि हमारे पास फोटोन जो है वो न्यूट्रल है, तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब प्रोड्यूस होंगे तो तब भी हमारे पास जो नेट चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज, ये तीनों हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, ओबे हो रहे होते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर हमसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में वो ये कि पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो कौन सा है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज मैटर एनिलेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इज एनिलेशन ऑफ मैटर, या मैटर एनिलेशन मींस यहां पर मैटर कंबाइन होगा और वो गैमा रेज में कन्वर्ट होगा। जैसे पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स फिनोमेना क्या था, एक्स-रे प्रोडक्शन, तो इसी तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स फिनोमेना क्या था, एक्स-रे प्रोडक्शन। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स फिनोमेना होगा वो क्या होगा, तो दैट विल बी एनिलेशन ऑफ मैटर या मैटर एनिलेशन। और यहाँ पर भी जो सारे के सारे लॉज हैं जो ऊपर मेंशन हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होंगे, ये ओबे होंगे। और एनिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, एनिलेशन ऑफ मैटर के अंदर
पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। अब इनको एक्सेलरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, खुद ब खुद किसी जगह पर प्रेजेंट होंगे तो कंबाइन हो जाएंगे। ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होने से हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होंगे, 2 गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि वाई 2 गैमा रे फोटॉन्स, तो उसकी वजह ये कि जब 2 गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होंगे तभी हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट। क्योंकि इनिशियली जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो इक्वल होना चाहिए। तो वो 0 के इक्वल तभी आएगा जब 2 प्रोड्यूस हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हों। और इक्वेशन बड़ी सिमिलर है इसकी हमारे पास कि यहाँ पर क्या लिखोगे, 2m0c² इज इक्वल टू 2 टाइम्स hf, कि ये रेस्ट मैस एनर्जी जो इस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की है और ये 2 फोटॉन्स की एनर्जी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी हमारे पास इनिशियल होगी उतनी एनर्जी हमारे पास फाइनल होगी। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जिसमें हमने पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन्स इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक है, तो उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर कॉम्पटन्स है। जो पेयर प्रोडक्शन है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें अगर क्वेश्चन आएगा भी तो थ्योरेटिकल आएगा या कंडीशन बेस आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के हवाले से, एंड दैट इज डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। जो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस है इसके बारे में याद रखिएगा, दैट इज रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होती है। हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होगी, और वो जो वेवलेंथ होगी वो पार्टिकल की, वो उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो मैथमेटिकल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस, एवरी पार्टिकल व्हिच हैज मोमेंटम विल आल्सो हैव वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट व्हिच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम p। अब ये जो h हमारे पास यहाँ पर है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होती है और डायरेक्ट पूछा भी जाता है, दैट इज 6.63 10⁻⁻34 और यूनिट होता है जाउल सेकंड। जो यूनिट एंगुलर मोमेंटम का होगा वही यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा। इसके अलावा हमसे अगर पूछा जाए डी ब्रॉगले के अंदर कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से रिलेटेड ये बताएं कि हमारा ग्राफ किस शेप का होगा बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? अगर वेवलेंथ अलोंग y और मोमेंटम अलोंग x, तो उसका आंसर होगा नो। हमारे पास इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कर्व होगा, रिलेशन इनवर्स है, तो ग्राफ क्या होगा, कर्व। दैट मीन्स मोमेंटम के इंक्रीज करने से वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज करती है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं? क्योंकि जब आप इनकी स्लोप फाइंड करोगे तो स्लोप इसकी किसके इक्वल है, वेवलेंथ और मोमेंटम की रेशो के, और ये किसी कांस्टेंट फैक्टर के इक्वल नहीं है। अगर ये किसी कांस्टेंट फैक्टर की इक्वल होती तो तब ये ग्राफ क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन है। कई दफ़ा सोचते हैं स्टूडेंट के शायद लेमडा और पी की रेशो प्लैंक कांस्टेंट की इक्वल है, तो आप इस मैथमेटिकल रिजल्ट को देख के ये बता सकते हो कि लेमडा और पी की रेशो एच के इक्वल नहीं है, बल्कि लेमडा और पी का जो प्रोडक्ट है वो एच के इक्वल है। तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, और दूसरी चीज़ ये स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल भी नहीं है। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाता कि ग्राफ बिटवीन लेमडा पी एंड पी या लेमडा पी एंड लेमडा, इसका मतलब ये कि अब अलोंग जो y एक्सिस है वो लेमडा और p का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर चाहे लेमडा है चाहे हमारे पास p है, अब ग्राफ क्या होगा, तो देखिए मैथमेटिकल रिजल्ट को, तो अब लेमडा और p का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल है, और वो कांस्टेंट क्या है, वो प्लैंक कांस्टेंट है। इसका मतलब जितनी हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज करेगी उतना मोमेंटम डिक्रीज करेगा, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन डी ब्रॉगले के ग्राफ से रिलेटेड आ सकते हैं। आप इनको देखें कि किसके इक्वल होगा, स्लोप किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट रेशो किसके इक्वल होगी, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या ग्राफ कर्व होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इसके अलावा हमारे पास इसकी क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहें तो मोमेंटम को रिप्लेस कर दें मैस इंटू वेलोसिटी से, तो ये आ जाएगा h/mv। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जिन बॉडीज़ का मैस कम और वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उन्हीं की जो वेवलेंथ होगी
वो किसी डिटेक्टेबल रीजन में लाए करेगी। डिटेक्टेबल रीजन का मतलब ये है कि ऐसे रीजन में जहाँ पर हम उसको किसी और वेवलेंथ से कंपेयर भी कर सकें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9×10⁻⁻31, अगर वेलोसिटी 10⁻7 के ऑर्डर में हो तो उसकी वेवलेंथ 10⁻10 मीटर जो एक्स रे से कंपेयर होती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह किसी क्रिकेट बॉल को लें जिसका मास ग्राम में होगा, वेलोसिटी चंद मीटर पर सेकंड हो, तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास इतनी ज़्यादा होगी कि वो किसी भी डिटेक्टेबल रीजन में या किसी स्पेक्ट्रम में लाए नहीं करेगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उन्हीं के लिए हमारे पास प्रोमिनेंट होती है जिन बॉडीज़ के मास क्या होंगे, कम होंगे, और वेलोसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा डी ब्रॉगली का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है √2 टाइम मास इनटू काइनेटिक एनर्जी के। तो जब आप यहां पर इस मोमेंटम को रिप्लेस करोगे तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, h/√2 टाइम मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा इस फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी लिखा जा सकता है कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाए बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो तब ये फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, तो तब आप काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करोगे EV के। जैसे हम डेविसन जर्मन में देखेंगे भी ये रिलेशन हमारे पास यूज होता है, तो तब ये रिलेशन डी ब्रॉगली का चेंज होकर क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाय √2 टाइम मास पोटेंशियल इनटू चार्ज। हर दफा एक नया वेरिएबल आता जा रहा है। पहले अकेला मोमेंटम था, फिर मोमेंटम की जगह वेलोसिटी मास के साथ आ गया, फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब जब पोटेंशियल आया तो साथ चार्ज भी आ गया। और एक लास्ट रिजल्ट इसका जो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखा जाता है वो क्या है, हम जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन भी होता है, और ये फार्मूला हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं 2/3K इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहो कि वो किसके इक्वल आएगी, तो वो 3KT डिवाइड बाय 2 के इक्वल आएगी। तो हम यहाँ पर अगर इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दें तो ये जो 2 होगा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा जो डी ब्रॉगली का आएगा वो क्या आएगा, H डिवाइड बाय √2 कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम्स KT/m। और यहां जो K है ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 और यूनिट इसका होता है जूल पर केल्विन। तो ये इसके ओवरऑल आप कह सकते हो कि 5 रिलेशंस हैं, मोमेंटम की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में और टेम्परेचर की फॉर्म में। और इसी से रिलेटेड इसके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कंपैरिजन बेस होते हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस अभी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि हमने 3 चीज़ों को कंपेयर करना है, और वो कौन कौन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। अब पहली मेरी कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों की वेलोसिटी हमारे पास इक्वल हो, तो फिर अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, तो कैसे करोगे। देखिए वेलोसिटी अगर इक्वल है तो हमारा जो रिलेशन यूज होगा पहला होगा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेवलेंथ का फिर मास के साथ रिलेशन क्या होगा, वो इनवर्स होगा। फिर हम क्या कहेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज लेसर देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट रेशो कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी होगी, तो फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा दोनों को डिवाइड करके। तो फिर आप ये फार्मूला याद रखेंगे कि λ1/λ2 इज इक्वल टू m2/m1। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अल्फा पार्टिकल है और इसके अलावा प्रोटॉन है, अगर उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो ये बताएं उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशो क्या आएगी। तो अब इस रेशो को यूज करोगे, ऊपर रख लो अल्फा, नीचे रख लो प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ अल्फा। अब मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा का कंपैरिजन क्या है, अल्फा का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम ज्यादा होता है, तो यहां पर m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा 1:4। इसका मतलब प्रोटॉन की वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के 4 टाइम्स ग्रेटर होगी अगर उनकी क्या चीज इक्वल हो, अगर उनकी वेलोसिटी इक्वल हो। ये पहली कंडीशन हमारे पास आ गई। दूसरी कंडीशन अगर अप्लाई हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो तो फिर क्या होगा। फिर हमारा जो फार्मूला था जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती है वो यूज होगा
अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के अलावा भी मैस है, लेकिन अब अंडर रूट है। अब वेवलेंथ का मैस के साथ रिलेशन इन्वर्स तो होगा, लेकिन अंडर रूट के साथ होगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा। अभी मैं यही कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन का मैस अगर हमारे पास लेसर है प्रोटॉन के मैस से, और प्रोटॉन का मैस लेसर है अल्फा से, तो वेवलेंथ जो होगी वो अल्फा की कम होगी और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम अब रेशो फाइंड करना चाहें कि अब हमारे पास वो रेशो आएगी किसके इक्वल, तो अब हमारा क्या आंसर होगा, अब होगा कि λ1 ओवर λ2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 ओवर m1। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आ रहा था सिंपली 1:4, अब 1:4 का आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 1:2 आएगा। मीन्स मैं सेम क्वेश्चन जो ऊपर था उसी को आगे लेकर चलूं कि काइनेटिक एनर्जी अब इक्वल है, तो अब रेशो क्या आएगी, तो अब आप उसको जब डिवाइड करने लगोगे तो डिवाइड करते हुए आप यहाँ पर अंडर रूट लोगे, ऊपर लोगे मैस ऑफ प्रोटॉन, नीचे लोगे मैस ऑफ अल्फा। तो मैस ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो अल्फा का मैस 4 टाइम्स m है, कैंसल, तो 4 का अंडर रूट 2, अब आपका आंसर 1:2 आ गया। तो जो आंसर 1:4 था, कंडीशन चेंज करने से वो आंसर क्या हो गया, वो चेंज हो गया, 1:2 हो गया। एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर हमारी डी ब्रॉगले के अंदर वो ये ना कहता कि काइनेटिक इक्वल है, वो मैं ये कह देता कि दोनों का एक्सेलेटिंग पोटेंशियल इक्वल है। तो अगर एक्सेलेटिंग पोटेंशियल वो इक्वल करता तो फिर हमारा फार्मूला यूज होता h ओवर अंडर रूट 2 टाइम मैस पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब मैस के अलावा चार्ज भी आ गया, इसका मतलब अब जो डी ब्रॉगले वेवलेंथ होगी उसका जब कंपैरिजन हम करेंगे तो अकेला हम मैस के साथ नहीं करेंगे, हम मैस के अलावा चार्ज के साथ भी करेंगे। तो जिसके मैस और चार्ज का प्रोडक्ट अब कम होगा उसकी डी ब्रॉगले वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं कि अभी भी हमारे पास वो प्रोडक्ट किसका कम है, वो इलेक्ट्रॉन का ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू तो सेम है, तो मैस का ही डिफरेंस है ना। तो फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन की ज़्यादा है अल्फा से। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कितनी ज़्यादा है। अब देखिएगा कि हमारा आंसर मजीद क्या चेंज होगा। अब मैं जब λ1 ओवर λ2 फाइंड करूंगा तो अब मेरे अंडर रूट के अंदर अकेला मैस नहीं आएगा, अब मैं लिखूंगा m2 e2 ओवर m1 e1। अब अप्लाई करें सेम क्वेश्चन के ऊपर जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि अब अल्फा और प्रोटॉन का अगर पोटेंशियल इक्वल हो तो अब रेशो क्या आएगी और आंसर क्या आएगा। पहले आंसर था 1:4, काइनेटिक सेम होने से 1:2 हो गया। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, दोबारा वैल्यूज पुट करें। अब फार्मूला के अंदर 2 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोटॉन ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, अल्फा आएगा, मैस ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, प्रोटॉन का मैस में m और चार्ज में e पुट कर देता हूँ, तो अल्फा का मैस प्रोटॉन से 4 टाइम्स और चार्ज 2 टाइम्स होता है, तो m कैंसिल हो गया और e कैंसिल हो गया। अब जब आप अंडर रूट लोगे तो 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2। अब आपका आंसर चेंज होके क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट ऑफ 2। देखें कंडीशन चेंज करने से आंसर में कितना चेंज आता है। वेलोसिटी सेम से 1:4, काइनेटिक सेम से क्या हो गया 1:4, जो आंसर था वो चेंज होके क्या बन गया, वो चेंज होके बन गया 1:2। और अगर पोटेंशियल सेम हो तो आंसर क्या चेंज होके बन गया, 1:2 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसीलिए आप लोगों को कंडीशन अगर पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। कि डेविसन और जर्मर ने डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए इन्होंने एक तो रिजल्ट यूज़ किए जो डी ब्रॉगले से आते हैं, और दूसरा इन्होंने ये किया कि रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए एक वेव्स का फिनोमेना यूज़ किया, डायफ्रैक्शन का। फिर ये देखा कि क्या दोनों से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम आती है या डिफरेंट आती है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था क्या, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन थी, उस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो पोटेंशियल यूज़ किया गया वो 54 वोल्ट था। इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलेरेट हुआ और उस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया एक निकल क्रिस्टल के ऊपर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई क्रिस्टल, हमने क्रिस्टल को यूज क्यों किया।
तो उसका आंसर ये है कि डायफ्रैक्शन की कंडीशन है कि जो साइज होना चाहिए स्लिट का या कॉर्नर का, या अगर हम क्रिस्टल यूज करेंगे तो इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग होनी चाहिए ये कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ के। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोपोगेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो एक्स-रे से मैच करती है, और निकल क्रिस्टल के अंदर जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है दैट इज 0.91 10⁻⁻10 मीटर। तो मींस हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी 10⁻⁻10 मीटर और यहां पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी 10⁻⁻10 मीटर, तो अब ये पॉसिबल होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, किसी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर डायफ्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब डायफ्रैक्ट हुआ तो यहां पर डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर से हमने उसको डिटेक्ट किया और फिर यहां से फाइंड हो गया कि वो एंगल क्या था जिस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट हुआ। इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है? जिस एंगल पे इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट होता है इसको नाम दिया जाता है ग्लांसिंग एंगल का। ये बेसिकली एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है जिस एंगल पे डायफ्रैक्ट हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम इसको नाम जो दे रहे हैं ग्लांसिंग एंगल का नाम देते हैं। और इसके अलावा ये जो एक्सपेरिमेंट है डायफ्रैक्शन वाला, ये बेसिकली ब्रैग्स लॉ है, तो इसको ब्रैग्स एंगल का भी नाम दिया जाता है। ये एंगल कितना है? अगर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो ये 65 डिग्री होगा, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो दैट इज 115। डिफरेंट बुक्स के अंदर 65 और 115 यूज होते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन यहां पर डिटेक्ट हुआ, मतलब इससे पहले अगर वो कोई भी एंगल नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होगा ये कौन सा होगा? ये फर्स्ट होगा। अब इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की बेस पर कैलकुलेशन की गई। एक कैलकुलेशन की गई डी ब्रॉगले के फार्मूला से, जो डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस था वहां से, और एक कैलकुलेशन की गई ब्रैग्स लॉ से, जिसको हम एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। अब दोनों के रिजल्ट देखिएगा क्या आएंगे। डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस जो है उसमें लेमडा हमारे पास यूज होगा h/√2 टाइम मैस पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मैस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पोटेंशियल कितना है 54 वोल्ट। जब सॉल्व हुआ इसका आंसर आया 1.6 10⁻⁻10 मीटर। जो ब्रैग्स लॉ है वो ये है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहां से लैम्डा का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 2d साइन थीटा ओवर n। अब यहां पर d की वैल्यू, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, एंगल 65 या 115, n ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, तो आंसर यहां से भी कितना आया 1.6 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से क्या रिजल्ट हमें मिला कि चाहे हम यूज करें वो फिनोमिना जो हमारे पास प्योरली किसके लिए होता है, वेव्स के लिए होता है, और चाहे हम यूज करें डी ब्रॉगले, दोनों से वेवलेंथ का रिजल्ट क्या आएगा? वो करेक्ट आएगा। दैट मीन्स जो डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था कि पार्टिकल की जो नेचर होती है वो पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी होती है। वो फिनोमिना जो वेव शो करते हैं वो हमारे पास पार्टिकल भी शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फिनोमिना हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? डायफ्रैक्शन का, क्योंकि ब्रैग्स लॉ इज प्योरली रिलेटेड टू डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन वेव्स के लिए है और इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ पर क्या हो रही है? डायफ्रैक्शन हो रही है। एक और चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, ये बुक में हमारे पास एक साइड इंफॉर्मेशन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम हो, उस इलेक्ट्रॉन बीम को हम प्रोजेक्ट करते हैं किसके ऊपर? एक डबल स्लिट प्लेट के ऊपर। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास डबल स्लिट प्लेट है। अगर डबल स्लिट प्लेट पे प्रोजेक्ट करें तो सामने अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा? तो उसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन को जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से पास होने के बाद उस स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का प्रोड्यूस करना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट ये करता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, और ये इसकी कौन सी नेचर है? ये इसकी वेव नेचर है। ये वेव नेचर को शो करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिकल नेचर को शो करता तो फिर यहाँ सिर्फ इन स्लिट्स के शेडो क्रिएट होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई? यहाँ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई, जो इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पर इसकी नेचर क्या है? वेव नेचर है। और अगर पार्टिकल होता तो क्या प्रोड्यूस होता? सिर्फ शेडो क्रिएट होता। इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ वेव। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमारे पास है, और वो एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कभी एमसीक्यू आए कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट यूज नहीं होती, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है।
इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट किया जाता है हाई पोटेंशियल से। पोटेंशियल जब हाई रखा जाता है इन किलो वोल्ट तो इनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, जिससे इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी तो जिस चीज़ का इमेज क्रिएट करना है वो ज़्यादा हमारे पास क्लियर बनेगा, मीन्स उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज यूज़ होती हैं लाइट को कन्वर्ट करने के लिए और डाइवर्ज करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती हैं। जो काम वहाँ पर लेंस करता है लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का, वही काम मैग्नेटिक फील्ड करता है, क्योंकि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका पाथ तो चेंज होगा डिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स काम करेंगी एज अ लेंस। और इनके नाम क्या होते हैं, एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्टिव कॉइल, जैसे वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और एक हमारे पास होती है प्रोजेक्टर कॉइल, जैसे वहाँ पर आई लेंस होता है, आई पीस इसको बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसके एडवांटेजेस की बात करें और डिफरेंस की बात करें तो वो ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर होता है कि जो दो पॉइंट बहुत क्लोज हों उसको डिस्टिंक्ट करके दिखाया जाए, वाजे करके दिखाया जाए, वो रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। कंपाउंड की रिजॉल्विंग पावर माइक्रोमीटर्स में होती है और इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.5 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है। हम कह सकते हैं कि 1000 टाइम इसकी रिजॉल्विंग पावर उससे ज़्यादा है, कि वो दो पॉइंट्स जो माइक्रोमीटर स्पेसिंग में होंगे उनको डिस्टिंक्ट करके दिखाएगा और ये नैनोमीटर तक डिस्टिंक्ट करके दिखा सकेगा, छोटी चीज़ों को क्लियरली दिखा सकेगा। एक और इसका एडवांटेज और डिफरेंस वो मैग्नीफिकेशन का है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन थाउजेंड्स के अंदर होती है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है दैट इज इन लैक्स। ये हमारे पास कम से कम 100,000 टाइम्स इमेज को क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। एक और डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर वो ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप 3D इमेज प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोड्यूस भी करता है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये काम करती है उसका नाम हमारे पास होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल यूज़ होता है इन द ऑर्डर ऑफ 50 किलो वोल्ट। तो ये एप्लीकेशन भी हो गई हमारे पास, और इसके अलावा हमें यही पता चल गया कि इसमें और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या क्या होते हैं। अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, जो लास्ट पॉइंट हमारा है रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिलेबस में तो मेंशन नहीं है लेकिन एहतियातन हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम वेव पार्टिकल डुअलिटी को समराइज कर लें। अब वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर शो करें, वेव नेचर के अलावा पार्टिकल नेचर को शो करें। इसको सिंपल मैं कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि जब भी कोई चीज़ प्रोपगेट करती है, चाहे वेव है या पार्टिकल है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को लेकर ट्रांसफर हो रहा है। तो प्रोपगेशन में हमारे पास जो नेचर होती है, चाहे पार्टिकल हो या चाहे वो वेव हो, ये वेव नेचर होती है। लेकिन जब उस चीज़ ने प्रोपगेट करके किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है, कि लेट्स से सामने कोई सरफेस है और सरफेस पे आप उस लाइट को प्रोजेक्ट करते हो, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइट जाके इंस्टेंट होती है मेटल के ऊपर। अब होगा क्या, अब उस जगह पर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। तो जब भी रेडिएशंस, वेव या पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर करें, और कब एनर्जी को ट्रांसफर करें, जब उसका किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो। जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़े फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन और उसके अलावा पेयर प्रोडक्शन, तो वहां पर वो मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट पे जो एनर्जी हमारे पास नेचर होती है वेव की या पार्टिकल की, वो पार्टिकल नेचर होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब भी कोई चीज़ प्रोपगेट करे तो वेव नेचर, और जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो, तब उसकी नेचर कौन सी होगी, वो पार्टिकल नेचर होगी। तो कोई भी फिनोमिना अगर आपसे पूछा जाए कि ये पार्टिकल नेचर को शो करता है या वेव नेचर को शो करता है, तो आप इन पॉइंट्स की बेस पर उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक हम कंपैरिजन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो वेव की वेव नेचर और वेव के पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। इसी तरह वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर और पार्टिकल की वेव नेचर को शो करते हैं। तो वेव की वेव नेचर और इसी तरह वेव की
पार्टिकल नेचर। पार्टिकल की बात करेंगे तो वहां भी दो तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को प्रूव करेंगे, और वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करेंगे। तो वेव की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए फिनोमिनाज ये वाले हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास लाइट की डायफ्रैक्शन हो रही है, लाइट की इंटरफेरेंस हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है। ये तमाम वो फिनोमिनाज हैं जो वेव की वेव नेचर को प्रूव करते हैं। वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो वेव की पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, कोई बताएगा? वेव की पार्टिकल नेचर को प्रूव कौन से फिनोमिनाज करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास होगा रेडिएशन वाले जो इंटरेक्शन विद मैटर वाले टॉपिक्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा कॉम्पटन्स इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ये वेव की पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। एक चीज हमसे अगर पूछी जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर और कॉम्पटन्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर वेव अपनी तमाम एनर्जी ट्रांसफर कर देती है मेटल में, लेकिन कॉम्पटन्स इफेक्ट के अंदर एनर्जी और मोमेंटम पार्शियली ट्रांसफर होता है। वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं? तो यहां पर हमारे पास आएगा जे थॉम्सन इफेक्ट। और जे थॉम्सन इफेक्ट हम लोग कहां पढ़ते हैं? जे थॉम्सन इफेक्ट हम पढ़ते हैं जब हमने चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी हो। अब ये जो फिनोमिना है ये इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, प्योरली पार्टिकल के बिहेवियर से रिलेटेड है, तो ये पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है। और वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करते हैं? जो भी हमने रिसेंटली पढ़ा, डी ब्रॉगले, जो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस है, इसके अलावा जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास प्रूव करते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को। इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखा हो तो उसके बारे में भी ये कहोगे कि वो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता हो कि कौन कौन से फिनोमिनाज वेव की वेव नेचर, वेव की पार्टिकल नेचर, और कौन कौन से फिनोमिनाज पार्टिकल की पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को प्रूव करते हैं। और यही कहलाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या डुअल नेचर ऑफ वेव। अब लास्ट में ब्रीफली मैं बात कर लेता हूं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये था कि कभी भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हाई एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एवरी मेजरमेंट, कि जब भी आप कोशिश करोगे तो हर मेजरमेंट से रिलेटेड कोई एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, और उन अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि वो या तो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होगा या प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π के इक्वल होगा। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक होता है एनर्जी टाइम। मतलब पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे फाइंड नहीं हो सकते किसी जगह पर, और इसी तरह से हम एनर्जी को और टाइम को भी साइमल्टेनियसली हाई एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। अगर पोजीशन मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी होगी वो स्मॉल होगी, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल, या हमारे पास इनकी अनसर्टेनिटी स्मॉल होगी, किसके इक्वल? h बार। और h बार क्या होता है? दैट इज h/2π। फिर कई दफ़ा हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हमें डाटा गिवन होता है और हमें कैलकुलेट करनी होती है वेलोसिटी। तो वहाँ किया ये जाता है कि मैस को, मोमेंटम को मैस इंटू वेलोसिटी लिख दिया जाता है। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो h/Δx × m। एनर्जी टाइम, इसका मतलब यही है कि एनर्जी और टाइम किसी भी जगह पर इकट्ठे हाई एक्यूरेसी से फाइंड नहीं होंगे। इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट स्मॉल होगा, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल, या इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा? h बार के, और h बार किसके इक्वल है? h/2π के। अब यहाँ पर आपको h और h बार की वैल्यूज़ को याद रखना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपके पास h की वैल्यू तो होती है 6.63 10⁻⁻34, लेकिन हमारे पास जो h बार होगा उसमें आप क्या करोगे? h को डिवाइड कर दोगे किससे? 2π से। जब 2π से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1.05। तो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी है? 1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने h और h बार की वैल्यू को याद रखना है। h कितना है? 6.63
10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और एच बार की वैल्यू कितनी है 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये टॉपिक थे आपके ओवरऑल मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट के, जिनको आप लोगों ने पीएमसी के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है।